द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर अमेरिका से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर मुक्तदर खान। डॉक्टर साहब, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ इस बारे में कि पाकिस्तान में 2-3 आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि हम इंडिया के साथ क्यों अच्छे रिलेशंस नहीं रख सकते। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये होता है जी, कश्मीर का मसला जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तो ये ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, अच्छे नहीं हो सकते। अगरचे जनरल मुशर्रफ ने 99 में ये भी कह दिया था कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो भी जाए तो भी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया विल कंटिन्यू। दूसरा सर आर्गुमेंट दिया जाता है कि इंडिया अखंड भारत चाहता है, यानी वो जो है इंडिया पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, कुछ लोग तो तिब्बत तक चले जाते हैं, उनको अपने अंदर दोबारा शामिल करना चाहता है। तो तीसरा आर्गुमेंट जो है ना हिजेमनी का है कि इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश हिजेमनी ओवर इंटायर साउथ एशिया, और सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो पाकिस्तान है। गोया हम इस हिजेमनी से बचने के लिए अपनी हर चीज दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ केयर, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कैसे देखते हैं आप इस आर्ग्यूमेंट को? और हिजेमनी तो एक ऐसी चीज है, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कुछ लोगों के नजदीक बांग्लादेश पे इंडिया की हिजेमनी है, कुछ कहेंगे कि नहीं ये तो चाइना की हिजेमनी है। तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट? आपके सुनने वालों से गुजारिश है कि आए कॉन्वर्सेशंस को आए, सब्सक्राइब करें और वॉच करें। वहाँ पर मैं काफ़ी शोज़ करता हूँ और थोड़े ट्यूटोरियल्स भी करता हूँ, मतलब लिबरलिज्म पर, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज वगैरह पर। जो लोग आर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस उनके लिए भी ये इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल, तो आई फुल्ली एंडोर्स दैट। जी, आपके सवाल में दो चीज़ें हैं। एक वी नीड टू क्लैरिफाई कि हेजेमनी क्या है, and then we will discuss कि क्या इंडिया इज एस्पायरिंग फॉर रीजनल हेजेमनी और पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है इसके साथ। देखिए, हेजेमनी के दो किस्म के कॉन्सेप्ट्स आए थे। एक मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है हेजेमनी, जो ग्रामशी से आया था, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में लिबरल्स वगैरह एस्टैब्लिश कर। बेसिकली जब हम कहते हैं कि समथिंग इज पावरफुल, पावरफुल इज, अगर आप कह रहे हैं दिस इज अ पावरफुल नेशन, इट डजंट मेक सेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप कह दें कि बांग्लादेश इज अ पावरफुल कंट्री, it doesn't make sense unless you say Bangladesh is more powerful than Maldives. So it makes, तो ये जो power है it is always relative. So A has power over B. A has power बोलना is meaningless. So जब भी हम power की बात करें, it has to always be dyadic or multi. A is most powerful in the entire region, in the entire world, इस तरह। तो जब हम पावर की बात करते हैं, so what we mean is कि if you say A has power over B, then A is able to make B do what is not in B's interest. अगर आप किसी को अपने अपने फोर्स के बेसिस पे किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई चीज़ करने पे मजबूर कर देते हैं, दैट शोज यू हैव पावर। तो अगर मैं आपको बंदूक बता के कहूँगा कि भाई शकील साहब आप ये टाई निकालें और मेरी तरह स्कार्फ पहन लें, अगर आप बंदूक से डर कर यू डिसाइड टू टेक ऑफ योर टाई एंड वेयर ए स्कार्फ, देन कह सकते हैं कि मुख्तदर हैज पावर ओवर शकील। लेकिन अगर आपके दिल में खुद से ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि ओ माय गॉड, डॉक्टर मुख्तदर लुक्स सो कूल इन हिज स्कार्फ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लुक कूल लाइक डॉक्टर खान, और फिर अगली बार जब मैं आपके साथ शो करूंगा तो आप सूट और टाई नहीं पहनेंगे, मेरी तरह एक वेस्ट पहन के, जब ये स्कार्फ पहन के यू विल प्रिटेंड एंड ट्राई टू लुक लाइक मी, तब आप कह सकते हैं कि मुख्तदर खान हैज हेजेमनी ओवर शकील साहब। तो हेजेमनी और पावर में ये फ़र्क है। पावर में आप कोर्स करते हैं दूसरे को बंदूक की बेसिस पे या लालच देकर कि मैं, इफ़ यू डोंट डू दिस आई विल सैंक्शन यू, इफ़ यू डू दिस आई विल गिव यू एड। तो इस तरह से जब मुल्क, कमज़ोर मुल्कों पे अपनी फॉरेन पॉलिसी
फोर्स करते हैं उनके ऊपर उनके इंटरेस्ट के खिलाफ, तो उसको आप डोमिनेशन कहते हैं, फोर्सफुल कहते हैं। जैसे अमेरिका आप कोशिश कर रहा है कि फोर्सिंग द वर्ल्ड टू सपोर्ट यूक्रेन, सैंक्शंस का इस्तेमाल करके इट इज़ ट्राइंग टू फोर्स। लेकिन अगर मुल्क खुशी खुशी अपने ही तौर से अमेरिका के इंटरेस्ट में काम करने लगे और खुद भी नुकसान बर्दाश्त कर ले, उसको हेजेमनी कहते हैं। सो हेजेमनी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप वैल्यूज क्रिएट कर देते हैं, आप एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स क्रिएट कर देते हैं जिसके बेसिस पर लोग जो है सो आपकी नकल और आपके इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर दें। सो फॉर एग्जांपल क्रिकेट में अब इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड हेजेमनी। आप ऑस्ट्रेलियंस को देखें, वो इंडिया आते हैं, इस तरह के कोट जैकेट्स पहनते हैं, हिंदी में बोलना शुरू कर दिए, हिंदी के लेसन्स ले रहे हैं, इंडिया में घर लें, क्योंकि दे वांट टू बिकम लाइक, बिकॉज यहाँ पे पावर है, वेल्थ है। इंडियंस डोंट नीड टू ब्राइब देम, दे आर वांटिंग टू बिकम। भंगड़ा सीख रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल तो इतना अच्छा नाश्ता भी है। सो इंडिया हैज एस्टैब्लिश हेजेमनी इन इन द क्रिकेट एरिना। तो इंडिया हेजेमनी जो एस्टैब्लिश करना चाहता है साउथ एशिया में, उसकी असर ये होगा कि एवरीबडी वुड लाइक टू बी लाइक इंडिया, बी एसोसिएटेड विद इंडिया, इंडिया के साथ जुड़े रहे। जैसा कि एक वक्त सऊदी अरेबिया की हेजेमनी थी इन द मुस्लिम वर्ल्ड अंडर किंग फैसल खास तौर पर। अभी भी ये है, देखें आप ईद को, अब कल नमाज को जब जाएंगे आप देखेंगे कई हजारों आपको पाकिस्तानी तोप पहने हुए नजर आएंगे, प्रिटेंडिंग टू बी साउदीज। सो दैट शोज के सऊदी हेजेमनी है। आई डोंट सी साउदीज ड्रेसिंग इन शलवार कमीज, मैं ऐसे नहीं देखता। अल माइना के अलावा मैं किसी को नहीं जानता जो उर्दू भी बोलता है इन सऊदी अरेबिया। सो हेजेमनी इज दिस लाइक इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन, और आप किसी की लीडरशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं इंटरनली। तो अच्छा सर, जैसा सॉफ्ट पावर जो है, बहुत से उसी लोग का ये कहेंगे कि सॉफ्ट पावर जो है बेहतर टर्म है शायद इसके लिए, कि इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है उसकी मूवीज हैं, नहीं, म्यूजिक है। देखिए, इंडिया की हेजेमनी हो या ना हो, सॉफ्ट पावर तो है। हेजेमनी जब आती है जब यू एक्सेप्ट इट, समझे ना आप, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा कि बांग्लादेश हैज एम्ब्रेस्ड इंडिया सॉफ्ट पावर एंड इंडियाज हेजेमनी, नेपाल टू सम एक्सटेंट हैज एम्ब्रेस्ड इट, बट नॉट पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान में भी इंडिया का सॉफ्ट पावर का असर है, इंडिया के शोज, इंडिया के मूवीज, पीपल एवरीबडी वांट्स टू कम एंड प्ले क्रिकेट इन इंडिया, ऑल ऑफ दैट। पाकिस्तान में भी फैंस हैं विराट कोहली के। सो देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट पावर एंड हेजेमनी। हेजेमनी के लिए सॉफ्ट एंड हार्ड पावर दोनों चाहिए, और हार्ड अच्छा, पावर को बांग्लादेश, छुपा सके, दैट इज द रीजन। डॉक्टर तो साहब एक आपने कहा कि बांग्लादेश ने इंडिया की हिजैमनी एक्सेप्ट कर ली है, क्या बहुत से लोग कहेंगे कि उन्होंने तो चाइना की हिजैमनी कबूल की है, और उस हिजैमनी से, अगर उन्होंने इंडिया की हिजैमनी कबूल की, उससे नुकसान क्या हुआ कि बांग्लादेश का जो एग्रीमेंट हुआ, बॉर्डर एग्रीमेंट विद इंडिया 2015 में, उसमें तो उनको 7,000, कम से कम 7,000 एकड़ जमीन एक्स्ट्रा मिल गई। तो हिजैमनी अगर है भी तो उसका फायदा हो गया। और चाइना का जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी उन्होंने 2015 में ज्वाइन कर लिया था। तो क्या नुकसान हुआ उनको हिजैमनी कबूल करके, और पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ हिजैमनी न कबूल करके? जी इसको एक स्टेप पीछे मुझे लेने दें आप, एक बिफोर वी जी एक्सप्लेन द सी द concept of hegemony international relations में has also developed by the way the US has developed its power. तो US completely dominates द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आप मनरो डॉक्ट्रिन से ले लें, 19th सेंचुरी से, जब से यूएस ने कहा कि किसी और पावर की मदाखलत नहीं होगी, सो कनाडा नॉर्थ से लेके नीचे चिली तक यूएस डोमिनेट्स अपना रीजन। तो यूएस के लिए कोई चैलेंज नहीं है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली बहुत ओवरवेलमिंग पावर है। अब चाइना कोशिश कर रहा है, इज इन्वेस्टिंग अ लॉट इन बिजनेस, बट इट डज नॉट हैव द सिक्योरिटी एंड मिलिट्री प्रेजेंस दैट द यूएस हैज इन द रीजन। कोई यूएस को चैलेंज नहीं कर सकता। दिस इज क्लियर डोमिनेशन। जब पैक्स ब्रिटानिका की बात करते थे हम लोग 19th सेंचुरी में, तो ब्रिटेन यूज्ड टू डोमिनेट द सीज, यूज्ड टू डोमिनेट मोस्ट ऑफ एशिया था। तो इस तरह का डोमिनेशन था। तो जो रियलिस्ट हैं, स्पेशली जो ऑफेंसिव सॉरी डिफेंसिव रियलिस्ट हैं, वो लोग कहते हैं कि अपना इलाका जब तक आप डोमिनेट नहीं करें, आप इंटरनेशनली पावर प्रोजेक्ट ही नहीं कर सकते। इट्स ए वेरी सिंपल थिंग। अगर आप अपना शहर का किला नहीं बना लेते और अपने इलाके पे अगर आपकी पूरी हुकूमत ना हो,
तो आप दूसरे इलाकों में क्या दादागिरी करेंगे? यानी अगर आपका मोहल्ले में आपकी दादागिरी नहीं चल रही है तो शहर पे क्या दादागिरी? इंडिया का प्रॉब्लम ये है, इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल पावर विदाउट हैविंग फुल्ली बिकम अ रीजनल डोमिनेंट पावर। क्योंकि और उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान हैज डेवलप्ड न्यूक्लियर डिटरेंस। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं होता तो शायद इंडिया डोमिनेट कर लेता पूरी तरह से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से लेके ऑल द वे। और ये जो अखंड भारत की जो बात होती है, आई मीन फ्रॉम अ जो क्रैश पर्सपेक्टिव, जो एक्सट्रीम हिंदुत्व है, वो तो फजूल की बात कर रहे हैं। एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एनेक्सेशन ऑफ ईरान तक बात करते हैं। उससे क्या करेंगे? और एक तकरीबन हाफ एंड हाफ हो जाएगा मुस्लिम हिंदू पॉपुलेशन। अगर इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज को वो कॉन्कर कर लेते हैं तो मुस्लिम्स माइट एक्चुअली शायद बिकम इन अ मेजॉरिटी इन अखंड भारत। तो वो शायद वो नहीं चाहेंगे। व्हाट दे वांट इज ए कल्चरल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और एक काइंड ऑफ ए सिक्योरिटी, एक्सटेंडेड सिक्योरिटी पेरिफेरी कहते हैं। अगर इंडिया पे हमला करें तो बॉर्डर इंडिया का बॉर्डर नहीं है, जरा दूर हो जाता है। सो दैट इज द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ रीजनल हेजेमनी। बट इंडिया के लिए प्रॉब्लम रीजन में यह है कि पाकिस्तान के डिटरेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से पाकिस्तान इज एबल टू स्पॉइल एवरी स्टेप दैट इंडिया टेक्स। मिसाल के तौर पे सार्क, इंडिया जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस बनाने की कोशिश कर रहा है साउथ एशियन इंस्टीट्यूशंस, जिसके विच विल बी द मैकेनिज्म ऑफ इंडियाज डोमिनेशन, जैसा यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और मैकेनिज्म्स ऑफ यूएस ग्लोबल हेजेमनी। उस तरह इंडिया की रीजनल हेजेमनी के लिए ना तो कोई इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बैंक है, जैसा कि अब चाइना ने शुरू किया है, एशियन इन्वेस्टमेंट, वो क्या ए आई आई जो बैंक उन्होंने शुरू किया, AIIB। So India has not been able to develop these institutions because of the consistent and non-stop opposition from Pakistan. और एक हद तक जो मिलिट्री बैलेंस था, अगर आप कह सकते हैं 90s तक, पाकिस्तान वाज एबल टू हैव सम काइंड ऑफ कन्वेंशनल मिलिट्री बैलेंस विद इंडिया। हालांकि वो जंग हार चुका था 65 की और 71 की। इंडिया वाज नॉट एबल टू फुल्ली डोमिनेट द रीजन। तो कल्चरली तो इंडिया डोमिनेंट है, लेकिन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी नहीं डोमिनेट कर रहा है। जब वो यूएन में जाता है, दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स में, तो उसके रीजनल जो कंट्रीज है, खासतौर से पाकिस्तान, डज नॉट सपोर्ट इट। और इंडिया की एम्बिशंस को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए दो मेजर पावर्स और मौजूद है साउथ एशिया में, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बट फाइनेंशियल एंड इवन मिलिट्री प्रेजेंस है, विच इज चाइना एंड द यूएस। तो अगर आप नेपाल के किसी मेरे पास मैं हर समर एक प्रोग्राम चलाता हूँ स्टेट डिपार्टमेंट के, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के लिए, कॉल द स्टडी ऑफ यूएस इंस्टीट्यूट्स। तो बाहर से मैं कुछ 18 मुल्कों से लोगों को लेकर आता हूँ अमेरिका में, और 2 महीने के लिए ये अमेरिका टूर भी करते हैं मेरे साथ और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं। तो नेपाल से कई लोग आए हैं, और जब मैं नेपालियों से बात करता हूँ तो उनके पास दे रियलाइज कि हम इंडिया के शैडो में, वी लिव इन इंडिया शैडो, हम सिक्किम नहीं बनना चाहते। बट उनके पास दो ऑप्शंस अब बन गए हैं। इंडिया उन पे प्रेशर डालता है। दे कंप्लेन कि इंडिया बहुत एग्रेसिवली डील करता है उनके साथ। बट अब उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अमेरिका के पास भी भाग सकते हैं और चाइना के पास भी भाग सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर बांग्लादेश। इनफैक्ट अब बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से इट इज एक्चुअली गेटिंग ए लॉट मोर मनी डायरेक्टली फ्रॉम चाइना देन इट इज फ्रॉम इंडिया। और इंडिया ने कुछ 550 मिलियन एलोकेट किया है बांग्लादेश के लिए इस साल के लिए, और कुछ तकरीबन 1,500 करोड़ भूटान के लिए। दीज आर द टू बिग रेसिपिएंट्स। उसके बाद अफगानिस्तान है। सो इंडिया इज नॉट स्पेंडिंग एट द सेम लेवल दैट चाइना इज स्पेंडिंग इन दीज कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है। सो इंडिया के लिए ये उसके इलाके में बाहर के गुंडे आके compete कर रहे हैं उसके डोमिनेशन के लिए। सो दैट इज व्हाई इंडिया हैज नॉट अचीव्ड रीजनल हेजेमनी अभी तक साउथ एशिया में, इवन दो इट इज ट्राइंग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिए थे जयशंकर साहब ने, स्मिता शर्मा शायद उनका नाम, ANI की जो
वो पॉडकास्ट करती हैं। तो उसमें ही वाज एक्सप्लेनिंग इंडिया की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, इसे लेवल्स में बता रहे थे कि पहला हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर नेबरहुड, एंड देन द सेकंड इज आवर एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो नेबरहुड में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब आ जाते हैं, साउथ एशिया। जब वो एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो वो सेंट्रल एशिया और गल्फ की बात कर रहे हैं, सेकेंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी उनकी वो सेइंग मेजर वर्ल्ड पावर्स यानी रशिया, चाइना, अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है। फोर्थ वो ग्लोबल साउथ बता रहे थे, जिसमें उनकी प्रायोरिटी अफ्रीका है। सो इंडिया इज ट्राइंग टू एक्सटेंड, इनफैक्ट आप टू सम एक्सटेंड यू कुड से कि इंडिया हैज मोर सॉफ्ट पावर इन अफ्रीका देन इट हैज इन साउथ एशिया। अफ्रीका में ज़्यादा सुनते हैं मुल्क इंडिया की देन बनिस्बत यहाँ। सो सो वी विल सी, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। मतलब देखिए, दो चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप फुल्ली हेजिमोनिक नहीं बन सकते, और वो दो चीज़ें हैं कि आप दूसरे मुल्कों को जब तक सिक्योरिटी गारंटीज नहीं दे सकते। यानी अगर आपको कोई हमला करा तो हम आपको आके बचा लेंगे, जैसा कि यूएस इज प्रॉमिसिंग इंडिया कि अगर चाइना तुमको हमला करेगा, अगर तुम हमारे साथ मिलिट्री अलायंस करोगे तो वी विल कम टू योर सपोर्ट, जैसा यूएस इज प्रॉमिसिंग टू ताइवान, जैसा यूएस इज हेल्पिंग यूक्रेन। तो जब तक आप ये नहीं कर सकते, एक, और दूसरा, जब तक आप फाइनेंशियल एड नहीं दे सकते फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस टू अदर कंट्रीज, यू कैन नॉट फुली एस्टैब्लिश हेजेमनी। जो थर्ड कंपोनेंट है वो सॉफ्ट पावर है, आइडियाज है, कल्चर है। इंडिया इज नॉट लेस देन एनी अदर कंट्री व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट पावर। मुझे लगता है कि यूएस के बाद शायद इंडिया ही है मेजर सॉफ्ट पावर। ईस्ट एशिया में भी मैंने काफ़ी घूमा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। वहाँ पे बहुत इंडिया का रेस्पेक्ट है, इंडिया के कल्चर से वाकिफ़ है, और पुराने हिंदू टेम्पल वगैरह तो वहाँ पे 100 सालों से है। ज़बान में भी काफ़ी इंडियन वर्ड्स है, काफ़ी संस्कृत टर्म्स है यूज़ होते हैं, ख़ासतौर से बहासा लैंग्वेज में, विच इज़ स्पोकन बाय द एंटायर मलय कम्युनिटी ऑफ ईस्ट एशिया। अगर आप मगरिब में जाते हैं, मोरक्को से लेके उधर तक बॉलीवुड फिल्म्स का काफ़ी असर है, हिंदुस्तान का पुराना रिलेशंस हैं। सो इंडिया डज हैव अ लॉट ऑफ सॉफ्ट पावर, बट ये जो हार्ड पावर है, द एबिलिटी टू टेल मोरक्को कि अगर अल्जीरिया से आपकी झड़पें हो जाती है तो हम मदद पे आ जाएंगे, ये नहीं करता इंडिया, एंड मे बी कैनॉट डू एट द मोमेंट। एंड ऑल्सो प्रोवाइड ह्यूज फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसा यूएस यूक्रेन को दे रहा है। जब रीबिल्ड होगा यूक्रेन, देखना फिर अमेरिका के पास से 100-200 बिलियन डॉलर तो आएंगे ही। तो उस तरह की जब तक गोल्ड एंड गन्स की कैपेबिलिटीज नहीं आ जाती, जब तक फॉर एग्जांपल अगर ले लें, पाकिस्तान अगर जंग कर लेता है अफगानिस्तान के साथ, राइट ये टीटीपी को लेकर उनको अटैक करता है, तो इज इंडिया गोइंग टू कम टू हेल्प अफगानिस्तान? That is the question. Na? Agar Afghanistan considers India will help them financially and materially in their war, then they have accepted India's hegemony. But if India khali diplomatic cover, diplomatic condemnations they without actually providing hard support, then you can say it hasn't reached the hegemonic state yet. अच्छा डॉक्टर साहब, एक इशू था बांग्लादेश और इंडिया का कि वो एक ट्रांजिट रूट है, इंडिया को बहुत बहुत बेनिफिशियल है, तो बांग्लादेश हैज बीन रेजिस्टिंग टू गिव दैट रूट टू इंडिया। हैज दैट इशू बीन रिजॉल्व्ड? I don't know about that. वो चल रहे हैं discussions, because बांग्लादेश को भी एक चाहिए रूट टू नेपाल, जो उनको अभी नहीं मिली। वो चाह रहे हैं कि दे वांट टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश। सो बांग्लादेश के साथ यू कुड आर्ग्यू कि द ओनली बिगेस्ट एडवांटेज दैट हैज हैपेंड इज इंडिया हैज टेरिटोरियल प्रॉब्लम विद एवरी कंट्री जिसके बॉर्डर पे, पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, नेपाल के साथ है। बांग्लादेश के साथ रिजॉल्व हो चुके हैं, दे डोंट हैव एनी टेरिटोरियल प्रॉब्लम, सो दैट इज वन बिग स्टेप फॉरवर्ड। और एक और एडवांटेज जो इंडिया हैज विद रिगार्ड्स टू बांग्लादेश, कि भाई बांग्लादेश इज एन आइलैंड इनसाइड इंडिया। उसको इट हैज नो बॉर्डर, उसका सिर्फ एक थोड़ा सा है नीचे म्यांमार के साथ, जहाँ से जो रेफ्यूजीज आते हैं राखीन स्टेट के पास। पर उसके अलावा इट हैज़ ओनली 2 नेबर्स इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज, विच इज 90% शायद इंडिया है, 10% म्यांमार है। तो इन दैट सेंस इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर चाइना बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि पूरी तरह से इंडिया उसको घेरा हुआ है।
which has military implications obviously. जिसको मतलब अगर आप नक्शा देखें you can understand कि Bangladesh can never become militarily autonomous from India. सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कभी भी जब तक ये नक्शा if the map is like this, then yes, they are always going to be, they'll have to be subordinate to India in some way geopolitically देखें तो. हमारे यहाँ तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, जब उनको पॉइंट आउट किया जाए ना कि बांग्लादेश इतनी तरक्की कर गया है, तो वो फौरन कहते हैं कि बांग्लादेश तो कॉलोनी है इंडिया की। तो इस तरह के आर्गुमेंट्स भी आपको सुनने को मिलते हैं। और सर, पाकिस्तान के रिलेशन श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे होते थे, स्पेशली जब वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही थी। तो अब जो है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से इंडिया हैज बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, कि उन्होंने तकरीबन $4 बिलियन का क्रेडिट दिया है अभी श्रीलंका को। और हम जो है वो 1 बिलियन या 1.5 बिलियन के लिए जो है मारे मारे फिर रहे हैं IMF के सामने। कभी हाथ फैलाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया, कभी UAE, कभी चाइना। देखिए पाकिस्तान इज नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब पहले मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ फिर श्रीलंका और दूसरी। बांग्लादेश ने दो मेजर चीज़ें अचीव की हैं सिंस 1971 दैट पाकिस्तान हैज़ फेयर. नंबर वन, दे हैव कंट्रोल देयर पॉपुलेशन. तो अगर आपको याद है 1971 में बांग्लादेश का पॉपुलेशन वाज मोर देन वेस्ट पाकिस्तान का पॉपुलेशन, राइट? यस। अब देखें आप 235 मिलियन हो गए हैं, वो 165, तो आप 1.5 गुना ज़्यादा हो गए हैं तकरीबन बांग्लादेश के. सो देयर इज़ ए ह्यूज डिस्पैरिटी. So because they are able to control the population, उनके पास उतना रिसोर्स पर उतना रिसोर्सेज भी कम है उनके पास, so they don't suffer that much from lack of resources as Pakistan would per capita. दूसरी चीज़ ये है कि they have invested in empowering women quite a bit. तो कल मैं जो है सो अशोका मोदी नाम के एक प्रोफेसर से इंटरव्यू कर रहा था ऑन हिज बुक कॉल इंडिया इज़ ब्रोकन. वो काफ़ी तनकीद करते हैं इंडियन इकोनॉमिक पैथवे का. तो उसमें उन्होंने एक चीज़ कही विच इज़ वेरी वेल नोन, मतलब हम लोग जब पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाते हैं वगैरह, कि कोई ऐसा मुल्क जिसमें औरतों की तालीम, औरतों की सेहत और औरतों का पब्लिक स्फीयर और इकोनॉमिक स्फीयर में जब तक उनका रोल नहीं पड़ता, वो मुल्क तरक्की नहीं करते. वन ऑफ द साइंस ऑफ डेवलपमेंट इज एम्पावर्ड वुमेन. Bangladeshi women are more empowered than the women in Pakistan across the board. So that is why Bangladesh is doing better than Pakistan. Plus, because they don't have a hostile situation with India or any other country, disproportionate spending defense पे नहीं हो रही जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है. So it's an insult to both India and Bangladesh to call Bangladesh an Indian colony and therefore explain. पिछले 2 साल पहले तो उनकी GDP per capita was even higher than India's. अभी वो कोविड से they have not recovered well, but before COVID they were the fastest growing economy in South Asia. So I think Bangladesh के achievements को Pakistan should appreciate. I think the best thing that happened to Bangladesh is it became free and independent from Pakistan. उसकी तरक्की का मेरे ख्याल से राज ये है, ये नहीं कि वो इंडिया की कॉलोनी बन गई, बट ये कि वो बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हो गया. और जहाँ तक है पाकिस्तान की रिलेशंस थी, देखिए देयर आर 3, वेस्ट को ले लें, इस्लामिक कंट्रीज को ले लें, और ये श्रीलंका और दूसरी कंट्रीज. इन कंट्रीज में पाकिस्तान का ना तो ट्रेड रिलेशंस अच्छे थे ना सिक्योरिटी रिलेशन, जस्ट पीपल टू पीपल रिलेशंस. आई थिंक श्रीलंका के साथ मोर अबाउट क्रिकेट देन एनीथिंग एल्स अच्छे रिलेशंस रहे हैं. सो बिकॉज दे प्ले this game, people know each other, वरना there were not much trade relations या security cooperation वगैरह. Anyway, so Pakistan was very critical for Saudi Arabia की security के लिए and उसकी relationships वहाँ पे the so-called Islamic solidarity, the Islamic bomb जो कह रहे थे, वो advertise कर रहे थे. याद है आपको भुट्टो साहब का स्लोगन था शायद, Islamic bomb. So they were trying to develop this relationship. और फिर जो वेस्ट से ताल्लुकात थे वेस्ट के साथ, बिकॉज ऑफ देयर पार्टिसिपेशन विद द वेस्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, प्रो वेस्ट थी. और पाकिस्तान, सो इन टर्म्स ऑफ टुडे पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशंस विद वेरी फ्यू कंट्रीज. इंग्लैंड के साथ है ख़ास तौर से बिकॉज ऑफ द पोस्ट
पहले कॉलोनियल रिलेशनशिप और आपके सारे एलिट इतना ज़्यादा बेस्ड है वहाँ पर. सो आई थिंक दैट पाकिस्तान इतना ऑब्सेस रहता है इंडिया से और कश्मीर से कि आई डोंट थिंक दे हैव अ टाइम टू थिंक अबाउट देयर ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी. जैसा अगर आप जयशंकर साहब से बात करें, ही कैन टॉक टू यू अबाउट इंडियाज posture towards ईस्ट एशिया, इंडियाज posture towards सेंट्रल एशिया, इंडियाज posture towards अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कि क्या अप्रोच है, क्या तरीके हैं, कैसा कर रहे हैं, व्हाट आर द गोल्स, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के बारे में बात कर सकते हैं. व्हेन आई लिसन टू पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी, ऐसा डिस्कस नहीं होता कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स है, ये हम अचीव करना चाह रहे हैं, ये हमारे प्रोग्राम्स है. बस एंटी इंडिया रेटरिक डोमिनेट रहती है, और some of it is very shallow because they try to use human rights discourse about Kashmir. आपका खुद का human rights record is worse than India's on every measure आप जाके देखें डेमोक्रेसी का और ह्यूमन राइट्स का. सो nobody takes that seriously. बट आई थिंक कि एक चीज़ होती है कॉल्ड ग्रैंड स्ट्रैटेजी. शकील, तो सो फॉर एग्जांपल अमेरिका की जो एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी, पहले वो मैनिफेस्ट डेस्टिनी की थी कि कोस्ट, मतलब एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट. अमेरिका एक नेचुरल खिला है. देखिए, अब जब हम खिले बनाते थे पुराने ज़माने में, तो खिले को बचाने के लिए मोट बनाते थे पानी का, ताकि घोड़े अगर आप चार्ज भी करें तो सीधा पानी में डूबेंगे. सो तो उसको जॉन मियर्सहाइमर कहता है द इनक्रेडिबल स्टॉपिंग पावर ऑफ वाटर. तो खिले, और अमेरिका के पास नेचुरल खिला है, दो ओशंस एक्ट एज इट्स मोट, अटलांटिक ओशन एज वेल एज द पैसिफिक. अगर अमेरिका पे अब हमला करना है तो यू हैव टू क्रॉस टू ओशंस टू डू. एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द मैनिफेस्ट डेस्टिनी. अगर मैनिफेस्ट डेस्टिनी से ये कोस्ट टू कोस्ट एक्सपैंड नहीं होता अमेरिका, तो कोई दूसरे मुल्क आ जाते थे ना नॉर्थ अमेरिका में एज अ बॉर्डर. सो सो अमेरिका ग्रैंड स्ट्रेटेजी आफ्टर दैट चेंज टू, मतलब वो ब्रिटेन को डोमिनेट करने दिए सिंस 1880 से 45 तक, इवन दो अमेरिका वाज अ बिगर इकोनॉमी देन ग्रेट ब्रिटेन. 1870s 1880s तक अमेरिका हैड ऑलरेडी ओवरटेकन ब्रिटेन. उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो उनकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी कंटेनमेंट थी कम्युनिज्म की, राइट. फिर उसके बाद जब क्लिंटन आए और कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो ग्रैंड स्ट्रैटेजी अमेरिका की बिकेम टू एक्सपैंड फ्री मार्केट्स एंड एक्सपैंड डेमोक्रेसी. ये दो, तो इस तरह से एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजी की. तो इंडिया ऑल्सो हैज़ अ ग्रैंड स्ट्रैटेजी that we want the world to be a multipolar world, and India wants to have a multi-alignment policy. ये इंडिया की अब करंट ग्रैंड स्ट्रैटेजी है. दुनिया अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड हो तो इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स along with US, रशिया, चाइना, यूरोप, जापान, राइट. अगर दुनिया यूनिपोलर है तो इंडिया इज आउट, अगर बाइपोलर है तो भी इंडिया आउट. तो इंडिया वांट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. और मल्टी अलाइनमेंट इज, पहले जैसे नॉन अलाइंड कहते थे हम इनके साथ भी नहीं है, इनके साथ भी नहीं है, अब मल्टी अलाइनमेंट है, विच हम इनके साथ भी हैं और इनके साथ भी है, which is a completely reversal of the old policy, even though it is the same policy. समझा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो अगर जब मैं पढ़ाता हूँ फॉरेन पॉलिसी, one of the early discussions that we have is कि what is the grand strategy of the US, what is the grand strategy of China, कि चाहते क्या है ग्लोबली. जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं जब अपने स्टूडेंट्स को कंट्रीज देता हूँ कि भाई आप इस पे पेपर लिखें, तो स्टूडेंट्स आर वेरी पजल्ड के व्हाट इज द ग्रैंड स्ट्रेटजी, ऑल पाकिस्तान वांट्स इज कश्मीर एंड बियॉन्ड दैट नथिंग. लाइक व्हाट डज इट वांट, उसके रीजन, लाइक पाकिस्तान का रीजन क्या है अदर देन साउथ एशिया. अगर रीजन है तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है टुवर्ड्स नेपाल, टुवर्ड्स भूटान, टुवर्ड्स बांग्लादेश, इज इट पार्ट ऑफ साउथ एशिया और नॉट. इफ इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ साउथ एशिया, इज इट पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया. तो उसकी देखिए आप हालात, वेस्ट पे ना तो अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, ना ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात है. ऊपर नॉर्थ में सेंट्रल एशिया है, मोस्ट ऑफ इट इज़ द मुस्लिम वर्ल्ड. पाकिस्तान हैज़ नो इनिशिएटिव्स, नो पॉलिसीज. This is because Pakistan has no grand strategy. It has only one policy, obsession with Kashmir. So, so that is one of the, I think, institutional flaws है. पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी अपने आप को सोफिस्टिकेटेड समझती है, बट दे डोंट हैव अ ग्रैंड स्ट्रेटेजी फॉर पाकिस्तान. लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं आपके?
अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि आपकी जिन पाकिस्तानियों से इंटरेक्शन होती है, तो वो क्या प्राइवेटली भी नहीं ये मानते कि भाई वी डोंट हैव अ ग्रैंड स्ट्रेटजी एंड कश्मीर इज आवर बिगेस्ट ऑब्सेशन, और कभी वो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करते कि कश्मीर की पॉलिसी ने हमें क्या फ़ायदा दिया है, क्या नुकसान दिया है, हैज़ कश्मीर बिकम अ मिल स्टोन अराउंड पाकिस्तान नेक? कभी को प्राइवेटली भी नहीं वो सोचते इन चीज़ों के बारे में? देखिए, पहले तो एक ये है कि देयर इज सेंस ऑफ डिनायल अमंग पाकिस्तानीज कि they have refused, simply refused to recognize that India has gone way far ahead of Pakistan. मतलब ये बात इंटरनलाइज करना पड़ता है आपको। देखिए, इफ यू डोंट इंटरनलाइज दिस इट विल नॉट अफेक्ट योर पॉलिसीज। तो ओपनली अगर आप पब्लिक में एक बात कर रहे हैं तो शायद दे में से ओ या इंडिया इज डूइंग वेल, ये वो, फिर तंजिया तौर पे कश्मीर के ह्यूमन राइट्स या कास्ट सिस्टम, इस तरह के एज इफ इट एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ इंडिया। दैट इज नॉट ट्रू। और दूसरी चीज़ ये है, देन कंस्पिरेसी थियरीज में आ जाते हैं। ऐसे सारी दुनिया रोज सुबह उठकर, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, पूरा अरब मुल्क सुबह उठकर बस एक ही सवाल होता है कि हम पाकिस्तान को कैसा डुबाएं। दुनिया को और कोई काम ही नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ दिस कंस्पिरेसी थियरीज जिसका वो सहारा लेते हैं टू डील विद द रियलिटीज ऑफ पाकिस्तान। तीसरी चीज़ ये है कि ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है कि इंडियंस are very upset and angry with the existence of Pakistan. कि पाकिस्तान के वजूद से वो इतने गुस्से में है कि पाकिस्तान ने इंडिया को तोड़ दिया। दैट इज वाई वो इंडिया पाकिस्तान को अभी माफ करने के मूड में नहीं है। बट पाकिस्तानीज आई थिंक आर एंटी हिंदू, एंड बिकॉज दे आर एंटी हिंदू दे आर एंटी इंडियन। बिकॉज वो मुशर्रफ का जो स्टेटमेंट था कि दैट पहले तो भुट्टो साहब ने कहा कि 1000 year वॉर। अरे भाई, आप 1000 years वॉर से मतलब ये था कि यू रियलाइज के 1000 years में भी आपको कश्मीर नहीं मिलेगा। But the other point is, he was also saying the same thing that Musharraf is saying, that if you resolve the Kashmir issue, we will still have hostility towards India, because, and the only explanation is that because India is a Hindu country or Hindu majority, so हिंदुओं से जो दुश्मनी है, that is what is irritating. So it becomes very difficult for Pakistanis to accept that Hindus are doing well. So I think that is a problem. देखिए, कैनेडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है टू रियलाइज कि अमेरिका इज ए मेजर पावर। वो रिजेंट नहीं करते, एंड सो वी हैव गुड रिलेशंस विद देम। उनका भी फायदा होता, हमारा भी फायदा होता। तो इफ इंडिया पाकिस्तान वांट टू take US Canada relations as a model, then there has to be acceptance that the US is the big brother, US is the major power. अगर वो acknowledgement नहीं करें आप, then we will have this situation where there will be conspiracy theories designed to explain कि हकीकत क्या है, right? So that is one situation. दूसरी चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ब्रूटल बात बता देता हूँ। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पाकिस्तानी नजर नहीं आते। छोटे छोटे शहरों में देखा हूँ मैं, छोटे छोटे मुल्कों में, स्कॉटलैंड में, इधर उधर इतने सारे, हर जगह है। भाई, आपको इतना शौक था पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क बनाना, ला इलाहा इल्लल्लाह पे ये बेस्ड है, तो छोड़ के क्यों भाग जाते हैं इतना? आई मीन, पाकिस्तानीज अपेरेंटली विल लिव एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बट इन पाकिस्तान अगर चांस मिले तो हर जगह जाकर रह जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। यहाँ पर आते हैं 30-40 साल तक अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की बुराइयां करते हैं, आर वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। बट इफ यू आर सो प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तान, व्हाट आर यू प्राउड ऑफ एंड व्हाई डोंट यू लिव इन दैट कंट्री, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट आई हैव नेवर अंडरस्टूड कि भाई इतना शौक से। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे उन लोगों से आता जो 1960s में पाकिस्तान माइग्रेट किए इंडिया से, इंडिया को छोड़कर फिर वहां से यहाँ आ गए। So why did you leave Pakistan within 5-10 years? Were you unhappy there? And if that was the case, then why do you identify yourself still as Pakistani? So ये जो ideological चीज है ना, जिसमें इस्लाम को भी घुसेड़ दिया है, आइडेंटिटी को,
So that is something inexplicable. Okay, bhai, you are not interested in the land. For a few dollars more, you will go anywhere. ठीक है. तो ये जब ये बात निकलती है, तो जब झगड़ा हो जाता है, देन दे डोंट लाइक talking to me, then because they can't turn around and say you are a Muslim and you are an Indian, why are you here. जब मैं जवाब दूँ, आपके वजह से, पार्टीशन की वजह से जो मेरे लिए मुश्किलात इंडिया में पैदा हो गए हैं, उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, वरना खुशी खुशी रहता हूँ. मैं रोज मुझे मिस करता हूँ मैं अपने दोस्तों को चाय पीते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, नींद में उठ जाता हूँ क्रिकेट की तलाश में. आई मिस इंडिया एवरी डे. बट दैट्स द थिंग कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक अजीब सा लगाव है. एंड इट इज अच्छा दिस इज अबाउट आइडेंटिटी. हमने पहले भी बात कर चुकी हैं, जी बिकॉज दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज आई डोंट नो. जी प्रोफेसर साहब, एक तो जो है ना, ये जो पाकिस्तान की जो क्रिएशन है, उस पे अब बहुत से लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि मोर देन जिन्ना इट वाज नेहरू हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टीशन. आयशा जलाल पाकिस्तानी जो है एकेडमिक और हिस्टोरियन, वो तो यही कहती हैं जी कि नेहरू क्रिएटेड पाकिस्तान नॉट जिन्ना. तो उससे हट के सर, मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाता हूँ. मेरे एक जानने वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो कॉलम भी लिखते हैं, टीवी पे भी आते हैं. वो कहने लगे, एक दफा मैं जा रहा था इस्लामाबाद से कतर जा रहा था, तो मेरे साथ जो पैसेंजर बैठा था उससे बातचीत शुरू हुई. तो मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं, क्या करते हैं. तो उसने कहा जी कि मैं स्पेन में काम करता हूं, बट आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी. तो इन्होंने पूछा कि भाई कौन सी चीजें जिनकी वजह से आप अपने आप को प्राउड पाकिस्तानी कहते हो. क्या यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का इंसाफ का सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, कौन सी वो चीजें हैं जो विच मेक यू प्राउड पाकिस्तानी. यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, क्या हुआ है. तो बहरहाल वो कहते हैं जी, उतरते वक्त ना वो मुझे कहने लगा, कहता है जी आपने मुझे सोचने का एक नया अंदाज दिया है. सो ही हैड अ लिटिल बिट ऑफ ओपन माइंड सो टू से. तो ये बहुत है, आपने सही निशानदेही की कि एक तरफ आप सारे प्रॉब्लम्स गिनवा देंगे. यहाँ पे अक्सर ये होता है, अगर आप कंप्लेंट करें ना कि यार ये देखो, ये बाजार में बंदा बैठ के वेल्डिंग कर रहा है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, उनकी आंखें खराब होती हैं, तो फौरन कहेंगे बाबूजी ये पाकिस्तान है, ये सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एनीथिंग डिसेंट एनीथिंग गुड हियर. तो साथ ही जो है ना, वो पेट्रियटिज्म का भी होगा. टैक्स देना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन पेट्रियटिज्म के नारे बहुत हैं. सर उसका चक्कर इज बिकॉज ऑफ द कोहर्ट. सो फॉर एग्जांपल, मैं एक पैनल पे था, मैं नया नया यूएस आया था, और आई वाज सो साउथ एशिया पे एक पैनल बना हुआ था, तो मुझे बिठा दिया. आई वाज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट. उस पे एक प्रोफेसर साहब थे, फुल प्रोफेसर थे, पंजाब से, लाहौर से. तो जब उनका बायो पढ़ रहे थे, तो पता चला कि वो बैचलर्स भी यूएस किए थे. तो ही केम हियर व्हेन ही वाज लाइक 17-18 इयर्स ओल्ड. यहाँ से बैचलर्स किए, फिर यहाँ से मास्टर्स की, यहाँ पे पीएचडी की, फिर यहाँ पे प्रोफेसर बने, फिर टेन्योर. तो कुछ 35 साल 40 साल उन्होंने यूएस में गुजार चुके थे. तो जब वो तकरीर शुरू किए, वो ही सेज एवरीथिंग दैट आई एम आई ओ टू पाकिस्तान. तो मैं सोच रहा था 35 साल से तो आप अमेरिका में फुकट में पढ़ रहे हैं, लिविंग लाइफ, थ्राइविंग, बट एवरीथिंग यू ओ टू पाकिस्तान. लाइक मुझे समझ में नहीं आया व्हाट ही ओ टू पाकिस्तान एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही वाज बोर्न देयर एंड ही वाज अलाउड टू लीव पाकिस्तान वेरी अर्ली इन हिज लाइफ. तो ये उसमें क्या हो गया, बड़ी तालियां बजे उनके, बहुत तालियां. तालियां अमरीकियों ने भी बजाई या पाकिस्तानियों ने बजाई? This was a South Asian association, so mostly Pakistani. I think only Pakistanis clapped for him. तो जब मैंने रियलाइज किया कि ये झूठ बोल रहे हैं, he's just saying this because of that claps that he's getting from his fellow Pakistanis. तो ये मुसलमान भी कहते हैं. They try to show that they are good Muslim, and that good Muslim is defined by जिसके साथ वो होते हैं. उनका जो इमीडिएट जो एनवायरनमेंट होता है, उसके बेसिस पर वो अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं. दे वांट टू अपील टू दीज पीपल विथ whom they live, and if they all value Pakistan, even though they are all come here and are feeling guilty that they left Pakistan, then he does that. And I found that very interesting. फिर मैंने देखा कि ये सबकी मतलब this is true for all communities, that they want recognition from their people, and so they will say these kind of things. So for example, जब हम
इंडियन सीईओज की बात करते हैं, इंडियन बट ये भूल जाते हैं कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम हैव गॉन एंड डन देयर एमबीए या मास्टर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड एमआईटी एंड टॉप अमेरिकन, क्योंकि उनको जो पॉलिश मिली है इज वी नेवर टॉक अबाउट दैट, राइट। और उनको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जो मिली है एंड ग्रोथ की वगैरह, वी नेवर टॉक अबाउट what America had to offer these people. We just talk about only that कि वो इंडिया में पैदा हुए थे, that is India's achievement. Yes, it is India's achievement, but also partly America's achievement. अभी चंद साल पहले एक टर्किश केमिस्ट को, प्रोफेसर को नोबेल प्राइज मिला था। टर्की अलाउज डुअल सिटीजनशिप लाइक पाकिस्तान। तो वो जनाब इतना सेलिब्रेट हुए टर्की में, तो कई सालों की बात है। तब मैं यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी में वी हैव एन इवेंट वेयर वी सेलिब्रेट एवरी ईयर नोबेल प्राइजेस। तो मुझे कहा कि भाई आके उनके रिसर्च के बारे में कुछ बात करें आप। तो मैं बोला यार मैं तो केमिस्ट तो नहीं हूँ, लाइक आई कांट टॉक अबाउट दैट हाई लेवल ऑफ केमिस्ट्री स्टफ। बट एनीवे कोई उनको मिला नहीं दूसरा कोई केमिस्ट मुझे। तो व्हेन आई वाज लुकिंग एट हिज बायो, उनका उसका भी वही हाल था। वो यहाँ पर आ गए थे बहुत जल्दी 16-17 साल की उम्र में, और वो एक ही यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में, वहीं से बैचलर्स, वहीं से मास्टर्स, वहीं से पीएचडी, वहीं से प्रोफेसर, वहीं पे रिसर्च, वहीं पे नोबेल प्राइज मिली। उसमें टर्की का कोई लाइक रोल नहीं था। सो बट and in his case he actually didn't think of himself much as Turkish. वो बहुत ही सेक्युलर आदमी अमेरिकन ही था, लेकिन टर्की वांटेड टू टेक क्रेडिट। तो इस तरह की चीजें तो चलते हैं। But India Pakistan especially also developed this hostility towards India as part of their being Pakistan. It is not just कि I love Pakistan, it is just I love Pakistan and I hate India, वैसा है वो। सही, बिल्कुल ठीक। सो थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। जी, थैंक यू वेरी मच आपको भी और आपके सुनने वालों को भी। थैंक यू शकीर।